हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 40 देखेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच इन 2015। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले कुछ बातें समझते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 39 में ये पढ़ाया है कि 2013 में जब डॉक्टर रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर थे, उस वक्त डॉक्टर उर्जित पटेल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे एंड ही वाज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल है चेयर्ड अ कमिटी। उस कमेटी का नाम था कमिटी टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये कमेटी 2013 में बनाई गई थी और इस कमेटी का काम था कि अभी तक जो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चली आ रही हैं उनको रिव्यू करना, उसमें जो खामियां हैं उनको फिगर आउट करना, मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर बनाना और उसमें जो भी रिफॉर्म्स हैं उन सारे रिफॉर्म के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देना। तो उर्जित पटेल की जो कमेटी थी, कमेटी टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसने जनवरी 2014 में अपने रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किए साइमल्टेनियसली, आरबीआई एंड गवर्नमेंट बोथ, एंड मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट बोथ। तो जो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, उन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पे आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, उन्हीं सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क के आधार पे, और वो एग्रीमेंट कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और ये 2015 में बनी थी। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो भी बातें लिखी हैं उसे आरबीआई एक्ट 1934 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। यानी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में बातें लिखी हैं अब उनको लीगल बाइंडिंग मिल गई बिकॉज ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, अब सवाल है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? तो फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा। किसके लिए ढांचा? मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या स्वरूप होगा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई क्या क्या काम करेगी, उन सारे चीज़ों को स्पेसिफाई किया गया। वो मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा एक तरह से ब्यौरा, एक ढांचा, और उसी ढांचा को आरबीआई एक्ट 1934 में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। तो पहली बात है कि प्राइस स्टेबिलिटी शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइसेस को स्टेबल रखना। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग या प्राइस स्टेबिलिटी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा, बट एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग या प्राइस स्टेबिलिटी है, पर साथ ही साथ आरबीआई को अपने मॉनेटरी पॉलिसी से ये भी ध्यान रखना है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ करने की ज़रूरत पड़े तो मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मान लीजिए जैसे कि कोविड के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रहा था आफ्टर डीमोनेटाइजेशन बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द कैश फ्लो, रिडक्शन इन द लिक्विडिटी या रिडक्शन इन मनी सप्लाई, जो एमएसएमईज थी ये बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ गिरा था। पैंडमिक के दौरान भी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हुआ। तो जब भी ऐसे सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बने जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन करे, वहाँ पे आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना होगा।
यानी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी सप्लाई को बढ़ाए। उस दौरान अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो वी विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे, देन आफ्टर वी कैन डू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग नॉर्मल, इफ इट इज ग्रोइंग, then the main objective will be price stability, but if economic growth falls the objective will shift to boost the economic growth। तो ये था पहला। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की ये पहली बात थी। दूसरी बात कि द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई एंड इट विल बी रिव्यूड और रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 5 years। यानी कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ बातचीत करके तय करेगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी और फिर उसे आरबीआई को कन्वे कर देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का से ज़्यादा होता है। ठीक है, बट इट हैपेंड विद कंसल्टेशन, इट हैपेंस इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ मिलकर जो भी इन्फ्लेशन टारगेट तय करती है वो 5 सालों तक के लिए बना रहेगा। 5 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर आरबीआई के साथ बैठेगी और एक नया इन्फ्लेशन टारगेट तय करेगी। अब 5 साल बाद सेम इन्फ्लेशन टारगेट हो सकता है, गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट घटा सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा एस्पेक्ट था। तीसरी बात क्या थी? फॉर द पीरियड फ्रॉम 2016 टू 2021 इन्फ्लेशन टारगेट हैज़ बीन फिक्स्ड टू 4% विद टॉलरेंस ऑफ ±2%। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2015 में बना था और 2016 से 2021 तक यानी इन 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई के साथ मिलकर फिक्स किया वो था 4%। यानी आरबीआई को इन्फ्लेशन को रखना है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को रखना है 4% पे विद अ टॉलरेंस ऑफ ±2%। यानी 4% रखने का प्रयास करे, अगर ±2% फ्लक्चुएशन होता है देन इट इज ओके। तो इस तरह से आरबीआई को जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो वैलिड रेंज मिल गया वो है 2% to 6%। यानी अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को 2 to 6% के रेंज में रखती है देन इट इज ओके। अब देखिए ये तो 4% ±2% 2016 से 21 के लिए था, हम 2023 में हैं। तो देखिए 2021 में गवर्नमेंट ने इसी इन्फ्लेशन टारगेट को अगले 5 साल के लिए गो हेड दे दिया। यानी कि 2021 से 2026 के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट है आरबीआई के सामने वो यही है 4% ±2%, दैट इज 2 to 6%। ठीक है, अब 2026 में सरकार को अगर इसे कम करना होगा तो कम कर सकती है, अगर सरकार को बढ़ाना होगा तो सरकार बढ़ा सकती है। चौथी बात क्या थी? आरबीआई शुड पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एट हाफ ईयरली इंटरवल्स and it should mention various sources of inflation along with forecast of inflation for 6 to 18 months ahead। इसका मतलब ये है कि आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर 6 महीने पे अपना मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करे, एक डिटेल्ड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करे और उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करे कि इन्फ्लेशन के क्या सोर्सेस रहे हैं, व्हाट आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन, उनका प्रॉपर डेटा हो, उनका मतलब जो भी एक 6 महीने में 2 क्वार्टर, तो उन दोनों क्वार्टर में वेरियस सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन क्या थे, पास्ट ईयर में उन क्वार्टर्स में क्या इन्फ्लेशन थे, एलॉन्ग विद द फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और ये भी फोरकास्ट करे कि अगले 6 से 18 महीने में वेरियस सोर्सेस मतलब वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वेरियस सेक्टर्स में क्या इन्फ्लेशन रहने वाला है। अब इसका मतलब ये है, देखिए वेरियस सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है, देखिए अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे, उनका मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि रेपो रेट या अदर जो भी इंटरेस्ट रेट है उनको
फिक्स उनको अगर बढ़ाया गया है तो उसके पीछे की ऑब्जेक्टिव, तो बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको ये 3 तरह के इन्फ्लेशन के स्टैटिस्टिक्स भी मिलेंगे, इनका ग्राफ मिलेगा। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, दूसरा फूड इन्फ्लेशन, तीसरा फ्यूल इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन मतलब जो भी फूड आइटम्स हैं लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स। तो देखिए वेजिटेबल और फ्रूट्स क्या हैं, ये पेरिसेबल आइटम्स हैं और ये सीजन की वजह से, वेदर और मानसून की वजह से इनकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। तो फूड इन्फ्लेशन ये यूजुअली बहुत फ्लक्चुएट करता है। इन सम क्वार्टर इट इज़ वेरी हाई, इन सम क्वार्टर इट इज़ मॉडरेट। फ्यूल इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, चूँकि हम उसे इंपोर्ट करते हैं, तो जो फ्यूल है ये भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कोर इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को अकाउंट में लेके। सो कोर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, ठीक है। यानी फूड और फ्यूल को छोड़कर बाकी जो बास्केट ऑफ गुड्स, कमोडिटीज या सर्विसेज हैं, अगर हम उनके इन्फ्लेशन को मेजर करें, कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो सवाल है कि कोर इन्फ्लेशन हम जिस बास्केट ऑफ कमोडिटी पे मेजर करते हैं उस बास्केट ऑफ कमोडिटी में फूड और फ्यूल नहीं होता है। तो इनको हम क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज इनकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। तो कोर इन्फ्लेशन इनको छोड़कर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके इन्फ्लेशन को, तो कोर इन्फ्लेशन हमेशा कम होता है। कोर इन्फ्लेशन इज यूजुअली 3 to 4%, ठीक है। फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन ही यूजुअली हाई होता है, इट इज़ यूजुअली मोर देन 6%, 7-8%, समटाइम्स 9%, ठीक है। इवन इन सम सीजन दिस फूड इन्फ्लेशन कैन गो अप टू 11 to 13%। इसके अलावा देखिए इसी RBI के मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में और क्या होता है, उसमें आपको और भी ग्राफ स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे, लाइक कि जो भी फर्म्स हैं उनके जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट में जो भी प्राइस इंक्रीज इन्फ्लेशन है उसकी वजह से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या इन्फ्लेशन आने वाला है। उसी तरह से सर्विस सेक्टर, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और उसी तरह से हाउस होल्ड के लिए फॉर ए गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, उनके रिगार्डिंग क्या इन्फ्लेशन रहा है, क्या इन्फ्लेशन होने वाला है, तो उसका फोरकास्ट। तो इस तरह से बहुत सारे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग डेटा होते हैं, लाइक कोर इन्फ्लेशन, फूड, फ्यूल, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके, फॉर हाउस होल्ड। तो ये सारे डेटा वहाँ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनका 6 से 8 महीने का फ्यूचर फोरकास्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये होता है मोटी माटी RBI के मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में, जो कि RBI को पब्लिश ही करनी है बिकॉज इट इज़ एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। देखिए 5वीं बात, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल डिटरमाइन द रेपो रेट एंड अदर इंटरेस्ट रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। यानी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका काम है कि वो रेपो रेट को डिटरमाइन करे और रेपो रेट के बेसिस पे ही अदर इंटरेस्ट रेट बनते हैं, लाइक बैंक रेट, MSF एंड रिवर्स रेपो रेट। तो इन सारे रेट को इस तरह से बनाए, ठीक है, सो दैट कि जो उसके सामने इन्फ्लेशन टारगेट है वो अचीव हो सके। तो इन्फ्लेशन टारगेट क्या है 2016 से 21 तक और सेम फ्रॉम 21 to 26, दैट इज 4% विद अ टॉलरेंस लिमिट ऑफ ±2%। तो इस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए उनको जो भी रेपो रेट एंड अदर इंटरेस्ट रेट ठीक लगता है, दे कैन मेक इट, दे शुड डिटरमाइन इट एज पर द करेंट मनी सप्लाई, एज पर द करेंट बेस मनी, एंड दे कैलकुलेट एंड दे डू ऑल द डिस्कशन, फाइनली अराइव with these interest rate to achieve this thing। छठा क्या है, छठा पॉइंट, RBI will deem to be failed in achieving inflation target if inflation does not exist in the range of 2 to 6% for 3 consecutive quarters। यानी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी फेल मानी जाएगी अगर वो 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन को 2% से 6% के रेंज में नहीं रख पाती है। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 क्वार्टर का मतलब 9 महीने, यानी लगातार 9 महीने तक RBI अगर इन्फ्लेशन को 2 से 6% के रेंज में नहीं रख पाती है
तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल मानी जाएगी। इन द केस ऑफ फेल्योर, अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, देन अ डिटेल्ड रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग द रीजन्स फॉर फेल्योर एंड द स्टेप्स एंड मेजर which will be taken to achieve inflation target in specified time period। इसका मतलब ये है कि अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है एज पर द एबव कंडीशन, उस केस में आरबीआई को एक डिटेल्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करनी होगी, जिसमें उन्हें ये क्लियरली बताना होगा कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% ±2% के लिमिट में रखने से फेल हो गई। तो वो फेल्योर के कारण बताने होंगे। साथ ही साथ आरबीआई को ये भी बताना होगा, उसमें मेंशन करना होगा कि आरबीआई क्या स्टेप्स या क्या मेजर्स लेने वाली है जिसके तहत वो एक गिवन टाइम पीरियड में इस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर लेगी। यानी रीजन्स ऑफ फेल्योर मेंशन होते हैं, जो भी कदम या मेजर्स आरबीआई उठाने वाली है, और एक गिवन टाइम पीरियड भी मेंशन होता है जिसके अंतर्गत ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है 2% to 6% ये मीट हो सके। आप इसको कह सकते हैं 4% ±2%। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये आता है यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये आता है कि ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का नीड, ऑब्जेक्टिव या कह लें कि इसका बेनिफिट क्या था। देखिए, नीड ये था, नीड पहले समझिए। नीड ये था कि आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग क्लियर बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि ताकि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जाए और इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सारे एस्पेक्ट को ठीक तरीके से आप कह लें कि टारगेट किया जाए। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये आरबीआई को क्लियरली बताता है कि उनके मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से आरबीआई को ये पता चलता है कि उनके मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन काम है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। बट वेन एवर इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसेस देन दे हैव टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। और साथ ही साथ चूँकि इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो भी बातें लिखी गई हैं, इन्हीं के आधार पे आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, यानी उनको रिपोर्ट पब्लिश करना है। और अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई अकेले डिसाइड नहीं कर सकती, वो सरकार के साथ मिलकर डिसाइड करेगी। इससे होगा कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी फार्मूलेशन है वो सरकार के साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना पाती है। साथ ही साथ अगर अब आरबीआई के पास एक टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट है, अगर वो उसे फेल कर जाती है, अगर उसे अचीव नहीं करती है, तो ये आरबीआई को अकाउंटेबल बनाएगा। ठीक है, आरबीआई को आंसरेबल बनाएगा। साथ ही साथ आरबीआई अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट अननेसेसरली इंटरफेयर करती है तो आरबीआई ये कह सकती है कि हम उसी एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे हैं, उन्हीं सारी बातों के तहत काम कर रहे हैं जिस पे हम और आप एग्री हुए थे। तो कहने का मतलब है कि ये आरबीआई को ऑटोनॉमी देता है, ये आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये आरबीआई को फिक्स टारगेट्स देता है, ये आरबीआई को फिक्स पर्पस देता है, ये आरबीआई को अकाउंटेबल बनाता है, ये आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है या रिड्यूस करता है, ये गवर्नमेंट का अननेसेसरी इंटरवेंशंस को ख़त्म करता है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ज़रूरी था। ठीक है, अब हम एक बात समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तो हो गया। आप एक बात समझिए कि इस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तक हम जितनी भी बातें पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेन पर्पस था, और उसके लिए हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे थे या रिड्यूस कर रहे थे। और अगर हमें मनी सप्लाई को कम करना था तो जो भी आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं या क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके रेट्स को बढ़ा देना। ठीक है, तो अगर आरबीआई
सॉरी, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। अगर आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को बढ़ाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है कि इकोनॉमी में ओके तो अगर आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के रेट को बढ़ाती है तो उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है। जब भी मनी सप्लाई कम होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है और ये रिफ्लेक्ट होती है कि लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम होती है। जब भी डिमांड कम होता है तो प्राइसेस कम होती हैं। प्राइसेस अगर कम हो रही हैं, ठीक है, जब भी डिमांड गिरेगा तो प्राइसेस गिरेंगे। प्राइसेस गिरेंगे मतलब कि अगर इन्फ्लेशन है तो वो रिड्यूस होगा या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। यानी कि आप देखिए, अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी का जो पूरा पर्पज़ है ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके, वो ये है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस रखें या मनी सप्लाई को ऑप्टिमल लेवल पे रखें। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ डिमांड साइड को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको इंडिया के इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टोटल एग्रीगेट डिमांड है, तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। अब सवाल ये है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज देखिए, एग्रीगेट सप्लाई कम, या इसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, इसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। तो इंडिया में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स क्यों हैं? पहला रीज़न तो है आपका स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल है। स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल है, हमारे पास पैसे की कमी है, इसीलिए ढेर सारी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं। अगर सरकार और इकॉनमी में लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते तो ढेर सारी फैक्ट्री फॉर्म्स होती, ढेर सारा प्रोडक्शन होता, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा होती। तो एक तो स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल है और दूसरा है लो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मैं लो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही, तो सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में पुअर रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड लो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से हमारा सप्लाई साइड थोड़ा कंस्ट्रेंड है। यानी कि हमारा प्रोडक्शन जो है, जो हमारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, उसकी तुलना में जो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी ये सिचुएशन होती है, तो इस सिचुएशन में होगा क्योंकि अगर डिमांड, अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज इतना, ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं और ये टोटल डिमांड है। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यानी कि एक्सेस ऑफ डिमांड है, अगर डिमांड ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन इनहेरेंटली ऐसी है बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ मेनली दिस टू रीजन्स, ठीक है, कि हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। और इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे पॉपुलेशन का भी है कि वी आर 140 करोड़ पीपल, ठीक है। तो हमारे यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और आरबीआई अपने सारे मॉनेटरी पॉलिसी से इसी साइड को मैनेज, क्योंकि देखिए पूरे मॉनेटरी पॉलिसी में अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो वो मनी सप्लाई ही कम कर रहे हैं। यानी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से लार्जली इस डिमांड साइड को ही कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। वी आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस सप्लाई साइड। क्या होगा अगर हम सप्लाई साइड को इम्प्रूव कर दें? भाई, अगर हमारे देश में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो अगर इसको रिजॉल्व करना है तो बेहतर तरीका तो ये है कि हम सप्लाई साइड के जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं इनको हटाएं। हम अपना एग्रीगेट सप्लाई ही क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? अगर हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें तो हमारा इन्फ्लेशन वैसे भी कम हो जाएगा। अब अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी है, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ाना होगा। जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो देश में इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से नई फैक्ट्री, नई फॉर्म, मशीनरी, इक्विपमेंट लगती हैं। तो इनसे क्या है भाई, देश में प्रोडक्शन बढ़ता है और देश में जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये बढ़ेगी।
और अगर जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, डेवलपिंग इकॉनमी स्पेशली इंडिया, अगर आप इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर रहे हैं मनी सप्लाई बढ़ाकर, तो देखिए जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है नो डाउट इन्वेस्टमेंट होता है, इकॉनमी में पैसा होगा तो कंपनीज नई फैक्ट्री लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, और प्राइस डिमांड ज़्यादा होने से प्राइस प्रोडक्शन को और बूस्ट मिलेगा। लेकिन देखिए इस मनी सप्लाई बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसका जो प्रोडक्शन पे रिजल्ट होता है ना, ये एक समय के बाद दिखता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मनी सप्लाई अगर बढ़ा दी जाए तो पहले कोई फैक्ट्री बनेगी, ठीक है, उस फैक्ट्री को बनने में 1-2 साल का वक्त लगेगा, उस फैक्ट्री में मशीनरी इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, उस फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेन किया जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट से ये जो प्रोडक्शन क्रिएट होता है ना, इसको होने में 2 to 3 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, यूजुअली 2-3 ईयर्स या एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स। तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो प्रोडक्शन में बढ़ना है ये आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। लेकिन अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा दें तो ये डायरेक्टली हिट कर देता है एग्रीगेट डिमांड को, क्योंकि ये तुरंत रिफ्लेक्ट होने लगती है। यानी मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी तुरंत रिफ्लेक्ट होती है, और ये तुरंत रिफ्लेक्ट होती है तो ये तुरंत प्राइसेस को बढ़ा देगी, यानी इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगी। तो हमारे इकोनॉमी में वैसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, अगर हम मनी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते जितना वक्त लगेगा उतना में तो डिमांड बढ़ के इन्फ्लेशन बढ़ के हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी या रनवे इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आरबीआई को पता है कि सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेन है इनको अगर हमें करेक्ट करना है तो इसमें वक्त लगेगा, ये धीरे धीरे होगा। दैट इज़ वाई आरबीआई लार्जली फोकस ऑन दिस साइड, डिमांड साइड, कि सप्लाई साइड हमारी प्रॉब्लम है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है, और इसको समय होने में, इसको ठीक होने में क्या लगेगा, टाइम, और तब तक इसको धीरे धीरे ठीक होने देते हैं। लेट्स कंट्रोल दिस डिमांड साइड, एंड बाय कंट्रोलिंग money supply, if you reduce money supply or if you keep money supply to optimal level, we can control aggregate demand, so that we can control the demand pull inflation to the range of 4% plus minus 2%. But usually to be very honest, CBI based inflation it is around 6 to 7%. Okay, sometime it falls below 6%, sometimes it is around 8%. तो इन्फ्लेशन तो इंडिया में है और अगले कुछ सालों तक इन्फ्लेशन तो रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार तो कहने का मतलब है कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से इस डिमांड साइड को ही कंट्रोल करती है, बिकॉज प्रैक्टिकली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसको कंट्रोल करना आसान है, ये इम्प्रूव करने में वक्त लगेगा, ये धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में वो तमाम बातें लिखी गई हैं जिसके तहत आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। आरबीआई का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी काम करता है। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी डिवीज़न है वो पूरा डिवीज़न ही इस फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत सारे हम कर्व देखेंगे, बहुत सारी एनालिसिस देखेंगे। बट फॉर टुडे that's all. Thank you so much.